हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो हम आज बात करने वाले हैं बोरॉन एंड कार्बन फैमिली की पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक में जैसा कि आप जानते हो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक हमें पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस में होता है जेईई मेन के रिक्वायरमेंट में। तो उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 13 एंड 14 बोरॉन एंड कार्बन फैमिली एलिमेंट्स। बोरॉन एंड कार्बन फैमिली कई बार इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स यही होते हैं जिनसे ये ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं। बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13, कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो पहले बात करते हैं बोरॉन फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13 है और ग्रुप नंबर 13 में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1। दे शो कॉमनली द ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हालांकि टॉप टू बॉटम आने पर स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। तो वो जो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, थैलियम हुआ। थैलियम इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। इसे ही बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे इसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल भी होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई में। क्या जैसे थैलियम आयोडाइड है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है कि Tl3+ हो एंड 3I- हो। नो, दिस इज रॉन्ग। नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, बल्कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और ये I3- है, ये ट्राई आयोडाइड आयन है। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ Tli3। ये ध्यान रखना कि Tli3 के स्ट्रक्चर में थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और I3- मतलब ट्राई आयोडाइड आयन है, यूनिवेलेंट एनायन या मोनोवेलेंट एनायन। हाँ, इंडियम के लिए +3 इज मोर स्टेबल। इन सब के लिए भी +3 मोर स्टेबल। सो लाइक दैट दे शो द कॉमन कंपाउंड्स। इस तरीके से हम बोलते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज यूजुअली बढ़ते हैं, बट एक एक्सेप्शन होता है गैलियम का। आपको याद भी होगा पीरियोडिक टेबल में हमने इसके बारे में बात की भी थी। क्या कि रेडियस ऑफ गैलियम एल्यूमिनियम से हल्का सा कम होता है, तो रेडियस ऑफ गैलियम is slightly less than the radius of aluminium. Not only that, ionization energy of gallium is slightly greater than ionization energy of aluminium. प्रभाव दोनों जगह आता है ये, और उसका कारण था कि एल्यूमिनियम से गैलियम पर आते हैं तो गैलियम से पहले 10 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में बढ़ते हैं और d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। d ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग होता है, इस कारण से जेड इफेक्टिव काफ़ी हाई होता है, साइज थोड़ा सा घटता है और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज घटने की वजह से बढ़ जाती है। तो ये बेसिक बातें हैं। हालांकि ये सब बातें हम पीरियोडिक टेबल में भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइजेस, उनके बारे में भी बात करते हैं। बात आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम गैलियम का वापस से अभी मैंने बताया भी है, वो एक्सेप्शन हमने लिख भी दिया। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द d सबशेल जस्ट बिफोर गैलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एकमात्र एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यूजुअली एक्सेप्शंस होते नहीं हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बढ़ती हैं और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ घटती हैं। बट यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बोरॉन से एल्यूमिनियम, फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है गैलियम, इंडियम, थैलियम के केसेस में। देन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बोरॉन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। हालांकि नॉन मेटालिक इन नेचर अब ये NCERT इस तरीके से डिफाइन करता है, बट 2005 से पहले की जो NCERT हुआ करती थी उसके अंदर बोरॉन को मेटलॉयड बोला जाता था। इट हैज़ मेटलॉयड कैरेक्टर। बट चूंकि अब की NCERT जो लेटेस्ट NCERT है, जो आप फॉलो करते हो,
उसमें नॉन मेटालिक कहा गया है तो आप नॉन मेटालिक मान के चले। ये थोड़े से मैनिपुलेशंस हमें करने पड़ते हैं नंबर पाने के लिए एग्जाम्स में। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो पूछेंगे नहीं इस तरह का क्वेश्चन, बट क्या मालूम क्या आ जाए। अगर मान लो ये आ जाए कि बोरॉन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉयड है, तो आपको चूंकि एनसीईआरटी में नॉन मेटल लिखा हुआ है तो यू हैव टू फॉलो नॉन मेटल। वैसे बोरॉन हैज मेटलॉयड कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक इन नेचर, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन द मैनो एलिट्रोपिक फॉर्म्स ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटिस। बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन लेटिस होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है बोरॉन का। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, सॉफ्ट मेटल्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एल्यूमिनियम तो आप जानते भी हो, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स में। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स नाउ। केमिकल बिहेवियर क्या है इन बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स का। केमिकल बिहेवियर की अगर बात करें तो केमिकल बिहेवियर में ये एयर में किस तरीके से बर्न होते हैं, एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं, बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात करें तो बोरॉन तो नॉन रिएक्टिव है, बोरॉन नहीं रिएक्ट करता इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम फॉर्म से वेरी थिन ऑक्साइड फिल्म, एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से एल्यूमिनियम को फ्रॉम फर्दर अटैक। इसलिए रस्टिंग की प्रॉब्लम एल्यूमिनियम में कम होती है, आयरन में ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा लगता है कि आयरन को तो जंग लगता चला जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। खोखला मतलब पोरस नेचर होती है जो ऑक्साइड की फिल्म बनती है। एल्यूमिनियम पर भी ऑक्साइड की फिल्म बनती है हवा में एक्सपोज होने पर, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फिल्म होती है वो इम्परवियस होती है। इम्परवियस का मतलब पोरस, नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस की वजह से हवा फर्दर अंदर मेटल तक अटैक नहीं कर पाती। इस कारण से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फिल्म बनती है, कोटिंग बनती है ऑन द एल्यूमिनियम, इट सेव्स और इट प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर अटैक ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जबकि आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है, रस्ट लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर होती है, वो पोरस नेचर की होती है। हल्के पोर्स होते हैं, हवा अंदर अटैक घुस करके मारती है और फर्दर कोरोजन चलता रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जनरल पॉइंट है कि आयरन रस्ट, क्यों? आयरन ऑक्साइड रस्ट जिसे बोलते हैं हम, is porous and allows continuous attack, जबकि Al2O3 फिल्म और कोटिंग ऑफ on aluminum metal protects it, the metal, क्यों? as it is non-porous। नॉन पोरस होने की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो फिल्म बनती है वो प्रोटेक्ट करती है, आयरन को प्रोटेक्ट नहीं करती। एक जनरल पॉइंट है ये कि क्यों जंग इतना खतरनाक है। और एल्यूमिनियम भी तो ऑक्साइड बनाता है, रस्टिंग तो वहाँ भी होती है, बट वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। कारण ये है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इससे वेरी थिन ऑक्साइड फिल्म बनती है जो कि प्रोटेक्ट करती है मेटल को। अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन द एयर फॉर्म B2O3। तो बोरॉन, क्रिस्टलाइन बोरॉन हवा में बर्न करने पर रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, बट अमॉर्फस बोरॉन जो होता है वो रिएक्ट करता है और इस तरीके से बनाता है इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्राइड भी बना लेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज फ्रॉम द ग्रुप। बोरॉन ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जबकि एल्यूमिनियम एंड गैलियम के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। एंड दोज ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन प्रॉपर्टीज। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ें, लगभग सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व होंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक।
तो ये ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर यू शुड अंडरस्टैंड। अब जैसे एल्यूमिनियम है Al2O3, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। एसिड से रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बनाएगा प्लस H2O, और बेस से रिएक्शन करेगा तो Na2AlO2 बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन बनाएगा प्लस H2O। तो एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। तो Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक। बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक एंड रेस्ट जितने भी नीचे हैं इंडियम एंड थैलियम, उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे ऊपर से आते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा ऑक्साइड की बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, एल्कलीज मतलब बेसिस, एल्कलीज का मतलब होता है बेस। तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज इवन एट द मॉडरेट टेम्परेचर्स, नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। बट एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज। एल्यूमिनियम और जिंक की ये बड़ी खास बात है। एल्यूमिनियम एंड जिंक मेटल आर considered amphoteric metals. Aluminum zinc metals are considered amphoteric metals. कैसे? एल्यूमिनियम और ये जो जिंक है, ये दोनों की बड़ी खास बात है कि एसिड में भी डिजॉल्व हो जाता है AlCl3 एंड ZnO2 एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस ZnCl2 आएगा। और NaOH से भी रिएक्शन करता है, बेस के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो Na2AlO2 NaAlO2 वैलेंसी के हिसाब से एंड Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट करेगी। मैंने पिछले वाली स्क्रीन पे भी चलो Na2AlO2 नहीं, वो NaAlO2 ही है ये वैलेंसी के हिसाब से। करेक्शन कर लो, कोई बात नहीं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, तो एल्यूमिनियम जिंक की खास बात है कि हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं एसिड में भी और बेस में भी, और कोई सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन लिबरेट करता हो विल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज H2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं, ये रिएक्शंस भी हैं यहाँ। हालांकि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स द एल्यूमिनियम पैसिव, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है वो डिसॉल्व नहीं करता मेटल्स को, वो एक पैसिव लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। नॉट ओनली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम, इन तीन मेटल्स के लिए बड़ा फेमस है कि एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम के जो मेटल्स हैं ये डिसॉल्व नहीं होती कंसनट्रेट HNO3 में, रादर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बना लेती हैं और उससे एसिड का अटैक फर्दर मेटल के अंदर नहीं हो पाता। तो ऑक्साइड की फिल्म जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बनती हैं, ये हमने बता ही दिया। सोडियम के और इस तरीके से सॉल्ट बनते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे जनरली दे फॉर्म ट्राईहेलाइड्स, जैसे BCl3 बड़ी कॉमनली बनता है। बोरॉन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो तो BCl3 प्रोडक्ट बनता है विच इज़ ए गुड लुईस एसिड। जनरली ये स्ट्रक्चर होती है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ये कॉमनली कंपाउंड बनाते हैं। बट जैसे मैंने अभी बताया भी था, TlI3 की स्ट्रक्चर जो होती है वो ये है, ट्राई आयोडाइड आयन है ये, और ये थैलियम प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। S के इलेक्ट्रॉन्स इन थैलियम के अंदर नॉन रिएक्टिव नेचर में रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेना नहीं चाहते। इसलिए जैसे जैसे नीचे आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज और स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही प्रभाव है, नोट भी करते चलेंगे साथ के साथ।
नाउ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कंपाउंड्स की बात करें, बोरॉन के अगर कंपाउंड्स की बात करें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, बोरिक एसिड, बोरेक्स एंड डाइबोरेन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था। इतने सारे पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें आई जाती हैं। तो बोरेक्स का हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं Na2B4O7.10H2O। इनफैक्ट इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स। इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्या स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। 4 बोरॉन को हम ऐसे रख देते हैं और फिर ऑक्सीजन ब्रिज होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एनायन ऑफ बोरेक्स की। और इस तरीके से ये OH OH, यहाँ OH और ये OH 2-, ये है स्ट्रक्चर। और इसके अंदर खास बात ये है कि 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 2 बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन में 2 बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द एनायन ऑफ बोरेक्स। तो ये बोरेक्स की स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये बोरेक्स पानी में डिसॉल्व होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। मतलब सॉल्ट भी एक तरीके से बोरेक्स को हम एक तरीके से सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड बोल सकते हैं। अच्छा, बोरेक्स को अगर हीट करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूटिलाइज्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। यूटिलाइज्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। तो Na2B4O7.10H2 को हीट करते हैं तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब लूज करता है और फर्दर हीट करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड ऑप्टेन होता है, या बोरॉन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं, और बोरॉन ट्राइऑक्साइड। तो मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, और इस कलर से हम कई बार डी ब्लॉक की मेटल्स को टेस्ट करते हैं। दैट टेस्ट इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आपका जो लेबोरेटरी मैनुअल होता है उसके अंदर जब क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं तो वहाँ ये चीज़ मेंशन भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बोरेक्स बीट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डी ब्लॉक मेटल्स, जिसके अंदर बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 इज यूटिलाइज्ड। ये स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे इसको, नोट भी करते चलें अगर नहीं नोट किया है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी याद रखें, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देन बात करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड की। अच्छा, बोरेक्स में एक प्रॉपर्टी रह गई यहाँ पर। बोरेक्स में एक और ख़ास बात है कि 1 मोल ऑफ द बोरेक्स जो है वो 2 मोल H+ से रिएक्शन कर सकता है। तो एक तो पॉइंट ये भी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अ बफर सॉल्यूशन। और एक तरीके से यूँ भी कह सकते हैं कि Na2B4O7.10H2O पानी में जब इसे डिसॉल्व करते हैं तो एक तरीके से ये इस तरीके से बना लेता है 2H3BO3 या BOH4 + 2B माइनस। कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे आर फॉर्मिंग बफर सॉल्यूशन। कोई भी वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुआ विल एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, आयनिक में हम इसकी बात करते भी हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बोरेक्स इज ए बफर सॉल्यूशन, यू शुड रिमेंबर। हालांकि बोरेक्स का इस्तेमाल जो है गोल्ड की क्लीनिंग में और रिफाइनिंग में भी किया जाता है। तो बोरेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूज़फुल केमिकल है। कई बार कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सुहागा यही तो है, बोरेक्स को ही तो सुहागा बोलते हैं।
कोई गोल्ड स्मिथ होंगे जो सोने चांदी का काम करते हैं, वो गोल्ड की जब उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो बता देंगे कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड। देन कम्स ऑर्थोबोरिक एसिड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड H3BO3। रूम कंडीशन पे सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, H बॉन्डेड होता है, H बॉन्डेड, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग में। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोपी है, साबुन जैसा सा टच लगता है, सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम घुलता है, बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में ज़्यादा घुल जाता है। एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है ये। बाकी प्रिपेयर कैसे करते हैं, बोरेक्स को आप किसी एसिड में डिसॉल्व कर दो HCl में तो यू विल गेट बोरिक एसिड BOH4, BOH thrice or H3BO3. So like that this is obtained. It is also formed by hydrolysis of most boron compounds, जैसे BCl3 है या जैसे BCl3 है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो ये बनता है H3BO3 प्लस HCl। ऐसे ही B2H6 है, डाइबोरेन, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, और वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये बोरिक एसिड दे देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, डाइबोरेन को। तो इस तरीके से भी हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं। वीक मोनोबेसिक एसिड है, इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड, इट इज़ ए लुईस एसिड। ये प्रोटॉन लूज नहीं करता, ये IIT में आया हुआ है। सर IIT की तो बात ही मत करो, अरे मतलब बता दिया IIT में आया हुआ है। और ब्लॉक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में इस तरह के पॉइंट्स में क्या IIT का क्वेश्चन और क्या JEE मेन का क्वेश्चन, सब अदल बदल के आते रहते हैं एक दूसरे में। तो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बट JEE मेन में भी आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुईस एसिड है तो BOH थ्राइस, ये इस तरीके से, और H3BO3। ऐसा नहीं है कि ये लूज ऐसे कर ले H2BO3 माइनस एंड H प्लस, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा होता ही नहीं, नो। बल्कि क्या करता है ये BOH थ्राइस OH माइनस के साथ, जो कि लुईस बेस है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और बना लेता है BOH4 माइनस। तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट डज नॉट लूज प्रोटॉन, और ये एक मोनोबेसिक एसिड है। प्रोटोनिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब एक ही OH माइनस से रिएक्शन करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सब दिस इज इंपॉर्टेंट। आप साथ में चाहें तो लिखते भी चलें, वरना हम PDF तो प्रोवाइड करते ही हैं बच्चों को। चूँकि ये रिवीजन प्रोग्राम होता है, इसके थ्रू आप पढ़ रहे होते हो, रिवीजन कर रहे होते हो, तो नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऑन स्टैंडिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड, वो तो ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं तो पहला मेटाबोरिक एसिड बनता है, और फाइनली और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वी गेट बोरिक एनहाइड्राइड और B2O3। बोरॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं, या बोरॉन ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू डाइबोरेन। डाइबोरेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगी, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइबोरेन सिंपलेस्ट बोरॉन का हाइड्राइड है, और बहुत तरीके से ये यूज़फुल है। ईंधन के रूप में रॉकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेबोरेटरी में भी इसके सिंथेसाइजिंग फॉर मेनी बोरॉन कंपाउंड्स इट इज़ यूटिलाइज्ड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, BF3 की रिएक्शन या रिडक्शन करवाते हैं LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो BF3 का रिडक्शन कराते हैं LiAlH4 से, B2H6 बनता है, साथ में LiF और AlF3 बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे ही पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा आपने कुछ भी, तो देखा होगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर
LiAlH4 is a lithium aluminum hydride and sodium borohydride NaBH4. They are very common reducing agents. Hydrogen is present in the -1 oxidation state here. और कहीं भी हाइड्रोजन अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो will act as a powerful reducing agent. हालांकि कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड जो है वो ये है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है B2H6 और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट. डाइबोरेन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय BF3 रिएक्टिंग विद NaOH. अच्छा, ये सब में पानी का इस्तेमाल कभी नहीं होना है. ऑल शुड बी इन ईथर. ईथर के अंदर बनाएंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि पानी के साथ डाइबोरेन तुरंत रिएक्शन करता है. तो डाइबोरेन इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस. रूम कंडीशन पे कलरलेस टॉक्सिक गैस है विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन. ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू द एयर. हवा में लगते ही ऑक्सीजन के साथ इट कैचेस फायर, तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा. एंड ए वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज ऑब्जर्व्ड, जिसके कारण से ये रॉकेट फ्यूल के रूप में काम में आता है. तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ रॉकेट फ्यूल. तो इसका मतलब B2H6 को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, रॉकेट फ्यूल के रूप में. मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल. बट ठीक है, हमें तो केवल B2H6 पढ़ना है, हमें उसी के बारे में बात करनी है. डाइबोरेन पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के साथ साथ बोरिक एसिड बनाता है. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ डाइबोरेन की स्ट्रक्चर इस टाइप की है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है इसमें, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन देता कौन है? न्यूक्लियोफाइल्स. तो इट रिएक्ट्स कॉमनली विद द न्यूक्लियोफाइल्स या लुईस बेसिस के साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है. और जैसे CO के साथ या जो टर्शरी या बल्कि एमीन्स, जैसे ये NMe3 हो गया और पिरिडीन हो गया, ये एटसेट्रा, इनके साथ ये अडक्ट बनाता है, एडिशन प्रोडक्ट. अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. और इसके अंदर जो फिशन होता है, मतलब जो बॉन्ड टूटते हैं वो सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स होते हैं. बट जबकि अमोनिया और या प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड अमोनिया, वो जो हैं इनिशियली कंपाउंड B2H6 अमोनिया बनाते हैं, विच इज फाउंड टू बी एन आयनिक कंपाउंड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्दर हीटिंग gives बोरेजीन. बोरेजीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन. तो रिंग स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट BH और NH ग्रुप्स होते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. सो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी बतलाता हूं आपको. ये भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी. एक काम करते हैं, इसमें मैं पेज ऐड कर देता हूं. हाँ, मैं क्या बात बोल रहा था डाइबोरेन के बारे में. डाइबोरेन में जैसे स्ट्रक्चर ये होती है BH, ये H, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग ये पढ़ ली हमने. ये बनाना बॉन्ड कहलाता है. दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्डिंग. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग है. यही तो 3 सेंटरों के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इस तरीके से होती है. जबकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं टर्मिनल, दीज आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. इस तरीके होते हैं ये. अच्छा, कई बार एक और चीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे. 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कहाँ होते हैं ये? जैसे AlCl3 में, Al2Cl6 डाइमर में, इस टाइप से. ये वेज एंड डैश डायग्राम बना रहे हैं.
आप अच्छे से साफ साफ बनाओ। देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, चौथा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस वन, ये है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे? 3 सेंटर मतलब 3 न्यूक्लियस है, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, एक एल्यूमिनियम का। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों? एक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने, एक क्लोरीन ने आपस में शेयर किया, और एक क्लोरीन ने लोन पेयर अपना डोनेट किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। प्रॉपर्टीज वाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट क्लोरीन ने एक लोन पेयर डोनेट किया है एल्यूमिनियम को, तो इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 3 न्यूक्लियस के बीच में, 3 एटम्स के बीच में, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड्स हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, स्पेशल टाइप का जिसे हम बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, a normal covalent bond as usual, and 3 center 4 electron bond as it is observed in many dimers like Al2Cl6। ये बड़ा यूजफुल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था, जेई मेन में आया हुआ है, ये जेई मेन का क्वेश्चन भी है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इस डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में ये जो BHB बॉन्ड है, is stronger than the terminal BH bond, ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, हम बात क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जैसे डाइबोरेन है, अब चलो मैं वेजन डैश नहीं बना रहा, ऐसे ही बना देता हूँ, बाकी पता ही है कि वेजन डैश नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस पे जब अमोनिया की रिएक्शन होती है, या CH3NH2 रिएक्ट करता है, या CH3 ट्वाइस NH रिएक्शन करता है, छोटा एमीन, तो फिर ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज शो करता है इस टाइप से। और एक एडिशन कंपाउंड बना लेता है, मान लो अमोनिया वाली रिएक्शन ले लें, तो ये कंपाउंड ऐसे बना लेगा, BH, ये H, अमोनिया, अमोनिया, और ये कैटायन बन गया, साथ में एनायन भी बन जाएगा, कौन? BH4, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक कंपाउंड। इसी को अगर हीट कर दिया जाए तो बना देता है ये इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6, बोराजीन या बोराजोल, बोराजोल भी बोलते हैं इसको, बोराजीन बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ये है रिएक्शन, ये कहलाता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स। सिमेट्रिकल क्लीवेज जब होता है जब बड़े साइज का, लार्ज साइज का कोई लूज बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है B2H6 पर। कैसे लार्ज साइज का? कैसे लार्ज साइज का? एक और स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, जैसे बोरॉन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जैसे मान लो R3N टाइप का, या मान लो इस टाइप का बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो फिर ये सिमेट्रिकल क्लीवेज मारता है बॉन्ड को, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप अटैच नहीं हो सकते एक बोरॉन से। बोरॉन का साइज छोटा है, साइज फैक्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली ये कुछ इस तरीके से बनाता है, H, ये H, ये H, और ये 2 रिएक्शन कर लेगा NR3, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इस टाइप से। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल क्लीवेज of bonds. So this was an important point. I hope you understand. ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं कहना चाहता था। NCERT में बढ़िया लिखे हुए हैं, हालांकि इस तरीके से शो नहीं कर रखा बॉन्ड किस तरीके से टूट रहे हैं, वो हमने समझा दिया आपको। NCERT तो पढ़नी है, हमारे पढ़ाने के बावजूद भी NCERT पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, एंड देन सी द रिजल्ट, योर मार्क्स इन
particularly inorganic chemistry part in chemistry. आ गई बात समझ में आपको? नोट भी करते चलो साथ के साथ। यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स, इनकी बात अब करें तो थोड़ा सा बोरॉन एंड एल्यूमिनियम उनके कंपाउंड्स के लिए, तो बोरॉन बीइंग एक्सटेंसिवली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिविटी है, मैनी एप्लीकेशंस हैं इसके। बोरॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, जो पुलिस को या आर्मी को युद्ध में भेजने से पहले भाई रक्षा के लिए जो वेस्ट यूज़ करते हैं हम, एक जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जिसे हम बुलेट प्रूफ वेस्ट या जैकेट बोलते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं बोरॉन फाइबर्स का। एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं। B10 isotope has the high ability to absorb neutrons and therefore metal borides are used in nuclear industry. ठीक है, जैसा लिखा है वैसे याद करना है, NCERT से उठाया सारा। और ये कंट्रोल रॉड्स के रूप में भी काम में करते हैं इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द बोरैक्स एंड बोरिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। पायरेक्स बनाने में काम में आता है, ग्लास वूल बनाने में काम में आता है, फाइबर ग्लास बनाने में काम में आता है। तो बोरॉन फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशन फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Borax is also used for the flux for soldering metals, for heat, scratch and strain resistance glazed coating to earthenwares, and also the constituent of medicinal soaps. An aqueous solution of orthoboric acid is used as a mild antiseptic. Boric acid का aqueous solution। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का यूज़ कौन नहीं जानता? एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, केबल्स में इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल है विद द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा इस्तेमाल एविएशन इंडस्ट्री में भी होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में, मिसाइल्स बनाने में, और लॉन्च व्हीकल्स बनाने में, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV। क्यों? हल्की है, डेंसिटी काफ़ी कम है, 1/3 है डेंसिटी एल्यूमिनियम की इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आयरन। आयरन से 1/3 है डेंसिटी एल्यूमिनियम की लगभग। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से बर्तनों में खूब इस्तेमाल होता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में काम आता है। केबल्स जो बनते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस वो सब एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। प्योर एल्यूमिनियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस। कॉपर से द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। कॉपर से दुगनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एल्यूमिनियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इंडस्ट्री एवरीडे लाइफ। एलॉयज बनाता है कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम के साथ में। ड्यूरेल्यूमिन इज वेरी फेमस। एल्यूमिनियम एलॉय है ड्यूरेल्यूमिन, एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में काम में आता है। एल्यूमिनियम एंड एलॉयज कैन बी गिवन शेप्स टू द पाइप्स, ट्यूब्स, रॉड्स, वायर्स, प्लेट्स, फॉयल्स एंड देयर फॉर एवरीथिंग। एल्यूमिनियम फॉयल कई बार खाना पैक करवाते हैं ना, मोमोज लाते हैं दुकान से, तो गरम गरम रहे तो मोमो वाला क्या करता है, एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके दे देता है कि भाई थोड़ा गर्म रहे। गरम मतलब एक तो थोड़ा सा फूड ग्रेड भी होता है वो, इस टाइप से। यूजेस इन पैकेजिंग, यूटेंसिल्स मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन ने बताया था। ड्यूरेल्यूमिन इज कॉमनली यूज्ड इन लॉय। द यूज ऑफ द एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर द डोमेस्टिक पर्पज इज नाउ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर। कहते हैं कि चाय जो है एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम के बर्तनों में चाय वाय खाना पकाना नहीं चाहिए बिकॉज थोड़ा टॉक्सिक नेचर का होता है। और ऑब्वियसली वो एक स्लो मोड में आज के, हालांकि फिर भी आजकल के ज़माने में बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं खाना पकाने में, चाय बनाने में, बट शुड बी अवॉइडेड। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स के। नोट करते चलेंगे, नोट कर रहे हैं, वरना नोट्स तो हम प्रोवाइड करते भी हैं आपको। चलो भाई बच्चों, ये बोरॉन फैमिली के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लिए जाएं। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेंस में, रिसेंट ईयर्स में आए हैं। ये एक जेई मेन 2019 का सवाल है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट शोज इन द ऑर्डर। आपको पता है कि 13 ग्रुप एलिमेंट्स पहले तो कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
+1 ऑक्सीडेशन से ये कॉमनली +1 और +3 ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय ए डिफरेंस ऑफ 2। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो थैलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बोरॉन सबसे कम स्टेबल। तो थैलियम इज ग्रेटर देन या एल्यूमिनियम से बड़ा ज़्यादा गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये ऑर्डर कहाँ है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे ख्याल से ये आंसर साफ दिखाई पड़ रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ये था इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये था क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा फिर आ सकता है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी वही रीजन है। एल्यूमिनियम के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल। ये भी 2019 में किसी और पेपर में आया होगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है ना। इन कंट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 एंड +3 स्टेट, दिस इज ड्यू टू लैटिस इफेक्ट, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, डायगोनल रिलेशनशिप, ना इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड टेंडेंसी for the heavier elements to involve their s orbitals in the bonding decreases. ये है inert pair effect. Then another question, the number of 2 center to electron and 3 center to electron bonds in B2H6 are, ये बताए भी थे मैंने, देखो ध्यान से। ये स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड है ये वाली, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मैंने बताए भी थे। और ये जो हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने? 1 2 3 4। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसे ब्रैनन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 एंड 2। फर्स्ट इज द राइट आंसर। येलो कलर से टिक मारते हैं ना, दिखेगा। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, कई बार बॉन्ड एंगल ही पूछते हैं। मान लो ये एंगल θ1 है और ये θ2 है बॉन्ड एंगल। तो फ्री वाला एंगल ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं दे कैन ओरिएंट इन द स्पेस एज पर देयर विल। बट ये तो कंस्ट्रेंड हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो एक तरीके से θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ब्रिज बॉन्ड BHB इज स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड BH बॉन्ड। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल पॉइंट्स ऑफ B2H6 नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। डाइबोरेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसकी स्ट्रक्चर पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए भी हैं। नाउ इन क्वेश्चंस के बाद में चलो बच्चों बढ़ रहे हैं बोरॉन कार्बन फैमिली। वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रुप 14 एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली। कार्बन पहला मेंबर है इसलिए कार्बन फैमिली। बाकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन S में 2 P में हैं। तो जनरली दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 बाई डिफरेंस ऑफ 2। और इसमें भी अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये जो मेंबर्स हैं दे शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ +2 इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेड है मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि टिन क्या है? मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टिन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है
और लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यही कारण है। दिस इज द रीज़न वाई, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, SnCl2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी पूरी टेंडेंसी होती है Sn+2 से +4 जाने की, एंड PbO2 गुड और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसी कारण से हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जब ब्लॉक केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। कई जगह पर SnCl2 क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक अच्छा रिएजेंट भी है फॉर टेस्टिंग मैनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे PbO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, powerful oxidizing agent. So this is all because of the inert pair effect. Clear? Covalent radius की बात करें तो there is a considerable increase in the covalent radius from carbon to silicon, अच्छा खासा। Thereafter silicon to lead, a small increase is observed. This is due to the presence of the completely filled D and F orbitals, जो कि poor shielding इलेक्ट्रॉन से Z इफेक्टिव बढ़ाते हैं। तो साइज बढ़ते तो हैं, बहुत फास्ट नहीं बढ़ते हैं। कार्बन से सिलिकॉन में साइज अच्छा खासा लार्ज बढ़ता है, ये बात कहना चाह रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी टिन से ज़्यादा होती है, एंड दिस इज ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव वो F ऑर्बिटल्स की पोअर शील्डिंग की वजह से P ब्लॉक तक जाता है। तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 14 मेंबर्स इज हायर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 13। वो तो ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जीज तो बढ़ेंगी, ठीक है, ये सब तो क्लियर है। अच्छा, इन जनरल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, स्मॉल डिक्रीज इन दिस सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टिन, स्लाइट इंक्रीज इन टिन टू लेड। ये एक्सेप्शन था, मैंने अभी बोला भी था कि आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी टिन से लेड में जाने पर बढ़ जाती है, और इसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स फील्ड। दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव P ब्लॉक तक इफेक्ट जाता है। तो लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है टिन से, ये ध्यान देने वाली बात है। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी हाई होती है, बाकी टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज घटती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 14 आर सॉलिड्स। कार्बन रूम कंडीशन में सॉलिड होता है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। हालांकि सिलिकॉन इज मेटलॉयड, नॉन मेटल्स मत बोलो इसको, ये सिलिकॉन इज मेटलॉयड। तो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉयड्स हैं, and tin and lead are metals. रूम कंडीशन पर सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। कार्बन की एलोट्रोपी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो जनरली दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन है CO बनाएगा, CO2 बनाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगी तो CO बनाएगा, ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो CO2 बनाएगा। तो ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, MO एंड MO2, जैसे CO एंड CO2। SiO ओनली एग्जिस्ट एट द हाई टेम्परेचर, रूम कंडीशन पर SiO2 एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक जनरल पॉइंट है कि जैसे CO2 is acidic, CO neutral oxide, जबकि CO2 एसिडिक ऑक्साइड है।
इस तरीके से हम ये बात बोलते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं यूजुअली देन कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, डाइऑक्साइड्स CO2, SiO2, GO2 are acidic, whereas the SnO2 and PbO2 are amphoteric in nature. Among monoxides, CO is neutral, GO is distinctly acidic, and SnO and PbO are amphoteric. ये एक important information थी, you should remember. कई बार पूछ भी लेते हैं कि बताओ इनमें से which is not amphoteric oxide. चार ऑप्शन मान लो दे दिए जाएं, जैसे कौन Ga2O3, जैसे कौन PbO, जैसे कौन जैसे Al2O3, जैसे कौन मान लो कुछ ऐसे बोलते हैं CO2, तो बस आंसर क्या हो गया CO2. CO2 इज प्राइमरीली एसिडिक. तो कौन एम्फोटेरिक नहीं है? CO2 नहीं है, PbO है, Al2O3 है, Ga2O3 है. So these are the common examples of oxides. Many type of oxides are there: acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, neutral oxides. और neutral oxides के बड़े famous examples, important examples of neutral oxides. ये याद रखने हैं, खासकर N2O, NO and CO. These are the most common examples. 3 examples every student should remember which are neutral. Neutral oxide का मतलब ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे, एसिड बेस रिएक्शन, तो वो कहलाएंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स. तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं. कई बार एसिडिक बेसिक नेचर पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और आसान होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछते. नाउ कमिंग टू द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. पानी के साथ क्या रिएक्टिविटी? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी से रिएक्शन ही नहीं करते, नॉट अफेक्टेड. टिन डिकम्पोजेज स्टीम. स्टीम के साथ टिन डिकम्पोज करता है, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता और बना लेता है SnO2 एंड H2 गैस इज लिबरेटेड. मोर एक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, लिबरेट हाइड्रोजन with steam or water. Lead is unaffected by water probably because of the protective oxide film formation. So this is an important point. ये याद भी रखना है. Tin H2O liquid रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन. तो इस तरीके से ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. टुवर्ड्स हैलोजेंस. हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं और 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, MX2 एंड MX4. जैसे समझ में भी आता है, जैसे कार्बन तो नहीं, कार्बन तो +4 टेट्रावैलेंसी शो करता है, बट आप जैसे टिन और लेड की बात करें तो SnCl2, SnCl4, PbCl2, PbCl4 एटसेट्रा. तो ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैलाइड्स बनाते हैं. अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स डायरेक्टली रिएक्ट विद द हैलोजेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस टू मेक हैलाइड्स. मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर. मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो साइज छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड की नेचर ज़्यादा होगी, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगी. तो ऑब्वियसली PbCl4 ये is having a greater boiling point than PbCl2. Greater boiling point. Covalent character ज़्यादा है. This is covalent and this is ionic in nature. तो जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. ज़्यादा क्यों होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने का रीज़न है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन विल बी मोर. फजान्स रूल, वापस घूम फिर के हर जगह पे हम फजान्स रूल पा जाते हैं. है ही इतना इम्पॉर्टेंट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यू शुड रिमेंबर.
कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि SnCl2 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। SnCl2 में अगर ध्यान से देखो तो अगर गैसियस फॉर्म में SnCl2 है तो एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली हम क्या बोलेंगे, sp2। एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स हैं ऐसा लेते हुए। जबकि SnCl4 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम क्या बोलेंगे, SnCl4 में स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो लाइक दैट वी से द सेंट्रल एटम इन दीज हैलाइड्स अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। कौन से वाले केस में, mx4 में। इन दीज हैलाइड्स कौन, mx4 इनमें। एक्सेप्शंस आर SnF4 एंड PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। फ्लोराइड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली आयनिक होते हैं। तो SnF4 एंड PbF4 आयनिक हैं। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज PbI बॉन्ड एक्चुअली lead+4 में एक तो अनस्टेबल है और I- इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और PbI बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड लेंथ। तो PbI4 does not exist. This is a very important point. PbCl4 exists but not PbI4, क्योंकि उसमें I- का एक रिड्यूसिंग नेचर भी होता है। और Pb मतलब कहने का मतलब ये है कि Pb4+, Fe3+, Copper2+, I- के साथ जिंदा रह ही नहीं सकते। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे, I- एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और ये बनाएंगे ऐसे जैसे PbI2 का PPT, जैसे FeI2 का सॉल्यूशन, जैसे CuI का PPT, इस टाइप से बना लेंगे। ये रिएक्शंस इस तरीके से होगी एंड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, तो ये I2 या I3- बना लेगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, I- रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। तो कहने का मतलब Pb4+, Fe3+, Copper2+, I- के साथ सॉल्यूशन में जिंदा रह ही नहीं सकते। दे विल रिएक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। अच्छा, I- की एक खास एबिलिटी है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। I- इज मच बेटर देन ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन में कोई रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती, लिखो ही मत। लिख दिया तो ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर। F- में कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं होती। तो ये भी कुछ एसोसिएटेड छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आइडिया बच्चों को होना चाहिए। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन। किसी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है from rest of the elements in the group, that is because of the mainly 3 reasons। ये पहले हम बात कर चुके हैं जब हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की बात की थी। वहाँ भी फ्लोरीन का बिहेवियर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अलग होता है। ऑक्सीजन का बिहेवियर सल्फर, सेलेनियम से अलग होता है। नाइट्रोजन का बिहेवियर फॉस्फोरस, आर्सेनिक से अलग होता है, डिफरेंट टाइप का शो करता है। ऐसे ही बोरॉन एंड कार्बन अपने रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। उसके 3 मेन रीजन है, याद है वो क्या है? 1 बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, 2 बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और 3 बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में डी ही ऑर्बिटल्स हैं, तो इनका मैक्सिमम कोवैलेंस 4 हो सकता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बड़ा स्टेबल बनता है। पीपी बॉन्ड्स बड़े आसानी से बनाता है। डी ऑर्बिटल्स ये है नहीं तो डी बॉन्ड बना नहीं सकता। तो कार्बन ऑल्सो यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विच itself with the other atoms of a small size and high electronegativity। कार्बन कार्बन का खुद का डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये बढ़िया डबल बॉन्ड बनाता है। और कैटिनेशन की एबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी। हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण, सीसी बॉन्ड एनर्जी के कारण दे हैव द टेंडेंसी टू कैटिनेट। कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन की मैक्सिमम है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। हालांकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग के फीचर्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में भी लेते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में भी लेने क्वेश्चन खूब आते हैं इसके ऊपर। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के 3 मेन एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में
डायमंड, जहां पर ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कनेक्टेड टू द 4 कार्बन एटम्स, एंड ग्राफाइट जहां पर हर कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड फुलरीन्स, कई तरह की फुलरीन होती हैं, C60, C70, C80 इस टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C60। तो यहाँ भी हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो एक तरीके से डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट क्यों होती है? बिकॉज sp3 में s कैरेक्टर कम है, s कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ एक्चुअली sp3 में s कैरेक्टर 25% है, जबकि ग्रेफाइट में s कैरेक्टर 33% है। तो ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ छोटी होती हैं। ग्रेफाइट में डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी कम होती है। तो इट इज ए क्रिस्टलाइन लैटिस, डायमंड क्रिस्टलाइन है, डायमंड तो कौन नहीं जानता, डायमंड्स आर फॉरएवर। तो इट इज ए क्रिस्टलाइन लैटिस इन डायमंड, ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडेशन, जैसे मैंने बोला अभी, by using the hybridized orbitals in the tetrahedral fashion. CC bond length is 154 picometer. ये हाईएस्ट है CC बॉन्ड लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड लेंथ। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस इन द, ये मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड, ऐसा बोलते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क का मतलब इंडेफिनिटली लॉन्ग स्ट्रक्चर बनती चली जाती है, दैट्स व्हाई दे हैव द वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे बॉन्ड्स ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इस तरीके से हम ये बोलते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पूरी पृथ्वी पर नेचुरली नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। यही कारण है कि डायमंड जो है इट इज़ यूज्ड एज ए गुड थर्मल कंडक्टर और कटिंग टूल्स के रूप में काम में आता है। कांच और ग्लास को काटने में भी डायमंड के टूल्स इस्तेमाल में काम आते हैं, स्टोन्स को काटने में भी काम में आते हैं। तो अब्रेसिव के रूप में काम करता है। अब्रेसिव मतलब विच कैन अब्रेड अदर्स, हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से। कटिंग टूल्स में काम में आता है, डाइज बनाने में काम में आता है, टंगस्टन फिलामेंट्स बनाने में काम आता है। सो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर फॉर द डायमंड आल्सो। बाकी डायमंड का ज्वेलरी में तो कितना बड़ा यूज है आप सब जानते ही हो। तो ये कार्बन एटम्स हैं, ये स्ट्रक्चर होती है। बात आती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर और हर एक लेयर के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन टेट्रावैलेंसी तो शो करेगा ही, और 3 से अटैच्ड है तो कहीं एक डबल बॉन्ड भी होगा, एंड दैट इज कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड इन द प्लेन ऑफ द शीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट शोज एरोमेटिक कैरेक्टर। और बॉन्ड लेंथ जो होती है 141.5 पिकोमीटर है। दिस इज रेजोनेंस के कारण, डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक कंप्लीटली रेजोनेंस होता है इसमें, और ये बॉन्ड लेंथ आती है। हालांकि ये लेयर्स ओवर द लेयर्स है, वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में भी काम करते हैं। ग्रेफाइट में इस तरह की कोई एबिलिटीज नहीं होती। ईच कार्बन एटम इज हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने बताया था अभी। 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड्स बनते हैं। 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड विच इज कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड, और वो शीट मोबाइल होने की वजह से इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इज a good conductor of electricity along the sheet. शीट के along ये एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। यही कारण है कि ये एक ड्राई लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में काम में आता है। जहां पर ऑयल काम नहीं ले सकते वहां पर ये हम काम में लेते हैं एज ए लुब्रिकेंट। बाकी ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इन ऑल द एलोट्रोप्स। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन 0।
बाकी डायमंड और फुलरीन्स आर मच लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू ग्रेफाइट। बात आती है फुलरीन्स की। फुलरीन्स बड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हैं, जैसे बकमिंस्टर फुलरीन C60 एक जो फुलरीन है ये एक बकी बॉल फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है विच कंसिस्ट ऑफ द 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। तो फुलरीन्स आर मेड फ्रॉम द हीटिंग ऑफ द ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन। द सूटी मटीरियल फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वेपराइज्ड carbon, small molecules form C60 and smaller quantities of C70 and traces of the fullerenes are formed। अच्छा C70 भी होता है। C60 C70 में तो ऐसा होता है। C60 में क्या है? It consists of 20 hexagons and 12 pentagons, जबकि C70 जो होता है और ये बकी बॉल स्ट्रक्चर होती है फुटबॉल लाइक, और ये जो C70 होता है इसमें 25 हेक्सागन्स होते हैं एंड 12 पेंटागन्स होते हैं। और ये जो है एक रग्बी बॉल लाइक ओवल बॉल जैसे होती है, वो स्फेरिकल बॉल है, ये ओवल बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। बाकी मेनली हमें C60 के बारे में जानना होता है। C70 के ट्रेसेस अवेलेबल होते हैं व्हेन दिस इज प्रोड्यूस लाइक दिस। फुलरीन्स आर नॉट ओनली प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये याद रखना है, बिकॉज दे हैव द स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग द डैंगलिंग बॉन्ड। इनके अंदर कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते। डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब जहां पर CC बॉन्ड कट हो जाए। ग्रेफाइट एंड डायमंड में डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट का टुकड़ा होगा, कोई क्रिस्टल होगा तो कहीं से तो कट मारा होगा। तो ये जब बॉन्ड कट मार के सरफेस पर जब कटे हुए बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब ये बॉन्ड किसी कार्बन से अटैच नहीं है, अनसेटिस्फाइड वैलेंस है। ये अनसेटिस्फाइड वैलेंस ऑन सरफेस। इस कारण से ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर डैंगलिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्रेफाइट इसमें फुलरीन्स में कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते। ये याद रखना है। सॉकर बॉल या फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, बकी बॉल भी बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन कहलाता है। C60 26 मेंबर्ड रिंग्स हैं जैसे मैंने बताया, और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। पेंटागन्स होते हैं। पेंटागनल रिंग्स मतलब हेक्सागन्स मतलब हेक्सागनल रिंग्स, ठीक है। A 6-membered ring is fused with a 6 or 5-membered ring, but 5-membered ring is fused only with a 6-membered rings. All the carbon are sp2 hybridized। S कैरेक्टर इसमें रिलेटिवली ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो डायमंड की बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट होती है इन सभी फुलरीन्स में। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड with other 3 atoms, remaining electron at each carbon is delocalized in molecular orbitals, which is turn give aromatic character. तो some aromatic character is present. ये भी एक important point है. This is very important. पूछा जा सकता है. तो some delocalization occurs, not complete delocalization, but some क्योंकि planar structure होती नहीं, तो aromatic character इसको provide करता है. तो turns give aromatic character to the molecule. तो इस तरीके से याद रखेंगे. अच्छा, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें. पहले यहाँ तक की बात अगर नोट कर रहे हो तो कर भी लो. वैसे तो हम ये PDFs आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे यहीं पे एक और मैं इंट्रोड्यूस कर दूं एक पेज. जैसे ग्रेफाइट डायमंड में ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल. तो डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफाइट, इसको 0 लेते हैं, जबकि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज नॉट इक्वल टू 0. इनफैक्ट ग्रेफाइट से ज्यादा डायमंड से ज्यादा फुलरीन. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एक्सटर्नल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इज ग्रेफाइट देन डायमंड, फुल्ली लीस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड देन C60। डिक्रीजिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि डेंसिटी वाइज डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होती है ग्रेफाइट से और वो C60 से। डिक्रीजिंग डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑर्डर भी फॉलो होते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे दैट यू शुड अंडरस्टैंड। फुल्लीन्स का लॉट ऑफ यूज़ मेडिकल थेरेपीज़ में, मेडिसिन में बनाने में किया जाता है। नैनो ट्यूब्स एक बिग डेवलपमेंट है और ग्रेफाइट की जो शीट्स होती हैं दे कैन बी कन्वर्टेड टू द नैनो ट्यूब्स विच इज़ फाउंड इन द कैंसर थेरेपी एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। फ्यूचर की केमिस्ट्री इन्हीं पर बेस्ड होगी, फ्यूचर की लाइफ इन्हीं पर बेस्ड होगी। तो ये कुछ कंपैरिजन थे बिटवीन द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स। नोट करते चलें। चलो भाई बच्चों, कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं अब। लेट अस टेक फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी यूजफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मेटलर्जी में उसका बहुत खास रोल है, खासकर इन द मेटलर्जी ऑफ जिंक, मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ टिन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्राइमरी एक्शन CO का रिड्यूसिंग एजेंट है, हालांकि हाईली पॉइजनस गैस है। प्रिपरेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो आपको पता ही होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, मिक्सचर भी बन सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो CO2 बनेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से। बाकी प्योर CO इज प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड विद द कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है जो कि HCOH को कन्वर्ट कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कॉमर्शियल स्केल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विद स्टीम विद कार्बन। तो CO plus H2 is obtained and this is called water gas. So water gas is 1:1 molar mixture of कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। जैसे वाटर गैस होता है ऐसी एक प्रोड्यूसर गैस भी होती है जहां पर 1:2 का मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। ये सब फ्यूल के रूप में काम में आते हैं, ईंधन के रूप में काम में आते हैं इन वेरियस प्रोसेसेस। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी तो रह गई जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO इज अ गुड रिड्यूसिंग, मैंने कहा भी था अभी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, टिन, जिंक एक्सेट्रा फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का रिडक्शन करने में कार्बन रिडक्शन इज क्वाइट फेमस। ब्लास्ट फर्नेस में मोस्टली हम प्रोसेस कराते हैं फॉर आयरन एंड वी गेट आयरन, पिग आयरन वहां से ऑब्टेन होता है। अच्छा, CO इज हाईली पॉइजनस, हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस। इट combines with hemoglobin in blood and replaces or displaces O2 गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बहुत बड़ा इशू, प्रॉब्लम ये है कि ये टॉक्सिक इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप जानते हो ह्यूमन खून जो होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर
हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मेजर काम है ऑक्सीजन कैरी करना ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है और वो डिस्प्लेस कर देता है O2 को और खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो O2 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेज और पर्सन की डेथ हो जाती है। इसी कारण से सर्दियों में, खासकर डीप विंटर जब होता है, तो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कैजुअल्टीज़ होती हैं। आपने सुना भी होगा कि कई बार इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी ऐसा होता है कि रात में, सर्दियों में अंगीठी जला करके, कोयले की अंगीठी जला करके रात को सो जाते हैं सुलगा करके उसको, और सारे विंडो डोर्स सब बंद कर देते हैं ताकि हवा ना आए, ठंडी हवाएं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि शुरुआत में तो एयर खूब होती है, तो कंप्लीट कंबस्शन होता है कार्बन का, कोल का, और CO2 बनता है। बट धीरे धीरे जब चूंकि क्लोज रूम हो गया, क्लोज कंटेनर हो गया, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होने से फिर कार्बन का कंबस्शन होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो पर्सन सो रहे होते हैं, सोते सोते ही डेथ हो जाती है लोगों की। कई केसेस हर साल ऑब्जर्व होते हैं हमारे भारत देश में। तो वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी धीरे धीरे, लोग सोते रह गए, पता ही नहीं चला, साइलेंट किलर है ये, और उसने धीरे धीरे ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया प्रेजेंट इन द ब्लड, और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जैसे घटती चली गई, एंड दिस लीड्स टू द अनकॉन्शियसनेस एंड फाइनली टू डेथ। सो दिस इज वन बिग थ्रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वन शुड बी कॉशियस ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट। बाकी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे मैंने बताया ही है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना है। देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर यूज जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल में लेते हैं, और इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द कार्बन। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में जब हीट कराओगे, बर्न कराओगे, तो यू गेट CO2। लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट को HCl में डिजोल्व करो सॉल्यूशन में, तो यू विल गेट CO2 गैस। कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ही मिल जाएगा। Like this, it is a colorless, odorless gas. Its low solubility in water makes its immense biochemical and geochemical importance. With water it forms carbonic acid, जो कि एक weak diprotic acid है। H2CO3 and HCO3 minus is a buffer system, helps to maintain the pH of the blood between 7.26 and 7.42. लगभग ब्लड, जो ह्यूमन ब्लड है, उसकी जो pH होती है लगभग 7.4 होती है। तो ये इस बफर को, तो इसका मतलब जो ह्यूमन ब्लड है वो बफर है। बफर मतलब थोड़ा बहुत अब्यूज़ होता है एसिड या बेस का हमारी बॉडी में, तो ब्लड की pH में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। यही डेफिनेशन होती है बफर सॉल्यूशन की। तो उसके अंदर एक वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस होता है H2CO3 एंड बाइकार्बोनेट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ब्लड की pH भी याद रखनी है। नॉर्मली 7.4 बोल के आंसर दे सकते हो, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। तो बीइंग एसिडिक इन नेचर, इट कंबाइंस विद एल्कलीज टू फॉर्म द मेटल कार्बोनेट्स। CO2 की बात चल रही है, तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। CO2 इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन कम्बस्टिबल गैस है। देन कम्स सिलिका। सिलिका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलिकेट्स के अंदर सिलिका जो है एक इंग्रेडिएंट होता है, और सिलिकेट्स आर वेरी कॉमन कंपाउंड्स, जिनके जैसे ग्लास है, कांच है, ये भी क्या है, सिलिकेट्स ही तो हैं। तो लॉट ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। बाकी सिलिका एंड सिलिकेट्स में एक बात ये भी है कि स्ट्रक्चर जो होती है, एवरी सिलिकॉन, ये SiO2 सॉलिड की स्ट्रक्चर है, वेयर ईच सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू द 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
और डायमंड जैसी नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड है ये, और डायमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, इस तरीके से। तो 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द सिलिका एंड सिलिकेट, जैसे मैंने कहा था। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका अकर्स इन द सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स। क्वार्ट्ज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, क्रिस्टबलाइट एंड ट्राइडिमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। ये याद रखना है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए कोवेलेंट 3-डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, जैसे मैंने अभी बताया, सिमिलर टू डायमंड, और टेट्राहेड्रल मैनर में 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है ईच सिलिकॉन एटम। ईच ऑक्सीजन एटम इन टर्न कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये सब मैंने बता दिया, ये सब स्ट्रक्चर में। हालांकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में बैक बॉन्डिंग भी होती है, इसलिए SiO बॉन्ड्स आर यूजुअली अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग। जब भी सिलिकॉन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होता है तो इट हैज टेंडेंसी टू डू द बैक बॉन्डिंग with the d orbitals of silicon and p orbital of oxygen। हालांकि वो पॉइंट तो केमिकल बॉन्डिंग वाला पॉइंट है। देन कम्स सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। बहुत सारे कूलेंट्स, बहुत सारे रबर, बहुत सारे रेजिन्स, दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन। नहीं है सिलिकॉन्स, सिलिकॉन तो एलिमेंट हुआ, ये कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन्स जो हैं वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट हैं, बेटर रिप्लेसमेंट हैं ऑफ वेरियस कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स। कार्बन के नीचे तो बैठा है सिलिकॉन। जैसे कार्बन के बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, पॉलीएथिलीन होता है, बहुत सारे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। वो कार्बन के मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर कॉमनली यूज्ड। ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन के भी कई सारे पॉलीमर्स होते हैं विच हैव इनफैक्ट बेटर प्रॉपर्टीज देन द पॉलीमर्स ऑफ कार्बन। ऑफ कोर्स थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, सिलिकॉन्स आर कॉस्टलियर देन द पॉलीमर्स ऑफ कार्बन बेस्ड पॉलीमर्स। So they are a group of the organosilicon polymers which have R2SiO as a repeating unit. The starting material for the manufacture of the silicones are alkyl aryl substituted। और इस तरीके से ये होते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि किस तरीके से हम सिंथेसाइज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो सिलिकॉन्स ऑयल्स होते हैं, सिलिकॉन रबर्स होते हैं, एंड सिलिकॉन रेजिन्स होते हैं। सिलिकॉन रबर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कॉपर की वायरिंग होती है, तार होते हैं, बिजली के तार, स्विच ऑन करा, पंखे जल गए, लाइट चल गई, ये सब। तो उसके लिए जो वायरिंग होती है, उसकी जो इंसुलेशन होती है, मोस्टली इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन रबर्स। सिलिकॉन ऑयल्स आर यूज्ड एज ए कटिंग टूल, मशीन टूल्स के रूप में काम में आते हैं। बहुत सारे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, लॉट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर एंड हीटिंग इज जनरेटेड। उनको कूल करने के लिए कूलेंट्स के रूप में या सिलिकॉन ऑयल्स काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंजन ऑयल्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है इन वेरियस ऑटोमोबाइल्स। सिलिकॉन रेजिन्स आर ऑल्सो द सॉलिड्स एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेस। क्या प्रोसेस क्या है? ऑर्गेनोसिलिकॉन से, जैसे ही कह दिया हमने, इसमें एल्काइल अराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेंस हैं जिनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। ये वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड। तो कैसे करते हैं? सिलिकॉन की रिएक्शन जैसे मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनो सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेंस बन जाते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से कंडेंसेशन हुआ, ये कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस से दे फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर्स। किस टाइप से बनाएंगे पॉलीमर्स? वी विल सी। जैसे ये मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड था, कितने भी टाइप के हो गए, RSiCl3, R2 SiCl2, R3 SiCl, इस टाइप के होंगे। इनके हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो अल्काइल सब्सटीट्यूटेड, डाई अल्काइल सब्सटीट्यूटेड, ट्राई अल्काइल सब्सटीट्यूटेड। R इज यूजुअली द अल्काइल ग्रुप और द एराइल ग्रुप। तो जैसे ये एग्जाम्पल ही देखो, ये डाई मिथाइल सब्सटीट्यूटेड है और क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाई OH और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन जब कराते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ और ये इस तरीके से अटैच होने चले जाते हैं, दे फॉर्म सिलिकॉन्स। अब chain length of the silicon can be controlled by adding CH3 SiCl. This is very important. जैसे मान लो ये था R Si R और ये OH था, ये OH था, फिर एक और OH है Si R R OH, फिर OH Si R R OH टाइप का। बट ये तो चेंज चलती चली जाएगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और कंडेंसेशन होता चला गया। बट आप तो जानते हो चेन कितनी लंबी है, उसके हिसाब से फिर विस्कोसिटी होगी ऑयल्स की। तो डिजायर्ड विस्कोसिटी एंड डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अटेन करने हैं, जो ऑयल्स यहाँ से ऑब्टेन होने वाले हैं, सिलिकॉन ऑयल्स यहाँ से ऑब्टेन होने वाले हैं, उसके लिए चेन को टर्मिनेट भी कराना होगा। और चेन टर्मिनेट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड में यूज करते हैं, यहां पर R लगा देते हैं, मतलब R3SiCl थोड़ा सा मिला देते हैं। तो इसका मतलब ये जो सिलिकॉन ऑयल्स बनते हैं, ये सिलिकॉन ऑयल्स हैं, ये दे आर ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सचर ऑफ R2SiCl2 प्लस R3SiCl इन स्मॉल वन, एडेड इन स्मॉल अमाउंट। ये थोड़ी सी मात्रा मिला दिए जाते हैं और ये चेन टर्मिनेट करने में काम में आते हैं। चेन ब्लॉकिंग ग्रुप्स हैं ये, टू ब्लॉक चेन, चेन प्रोपगेशन। आप अगर एनसीईआरटी से केयरफुली पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो ये सिलिकॉन्स ऑयल्स होते हैं जिनका कॉमनली मशीन टूल्स में, मशीन कटिंग में बहुत कॉमनली कूलेंट के रूप में, वेरियस ऑयल्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में जो सिलिकॉन रबर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक डबल चेन टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है क्रॉस लिंकिंग, और उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो RSiCl3 इज कॉमनली यूज्ड। RSiCl3 के हाइड्रोलिसिस से ये ऑब्टेन किए जाते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, सिलिकॉन रबर्स क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। इनकी हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तब ऑब्टेन होते हैं। तीन Cl ग्रुप जब हैं तो तीन Cl ग्रुप का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो डबल चेन टाइप की बनती चली जाएगी और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड विच आर यूज्ड एज ए सिलिकॉन रबर्स, इंसुलेशन में काम में आते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन रबर्स एंड सिलिकॉन ऑयल्स आर वाटर रिपेलिंग नेचर है बिकॉज ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, इनर्टनेस है, नॉट एबल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, हवा में स्टेबल रहते हैं, लो टेम्परेचर पर अपनी डक्टिलिटी मेंटेन करते हैं। इनका बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। इवन सिलिकॉन पॉलीमर्स, ये सिलिकॉन्स जो हैं दे आर कॉमनली यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरीज ऑल्सो। अब जैसे कई बार होता है लोग अपना जो सिनेमा में हीरो हीरोइंस होते हैं कई बार अपनी नाक टेढ़ी होती है सीधी करा लेते हैं, मतलब खूबसूरत दिखने के लिए। तो वो जो सिलिकॉन इम्प्लांटेशन कराते हैं या सिलिकॉन की जो फिलिंग कराते हैं उससे चेहरे को बदलते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज सिलिकॉन्स की मतलब ह्यूमन बॉडी के साथ में एक नॉन डिग्रेड होने की नेचर है और बायो कंपैटिबिलिटी है ऑफ दिस सिलिकॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरीज ऑल्सो। तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, रीड एनसीईआरटी एंड यू विल अंडरस्टैंड और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ में जो आपको डीपीपीज भी मिलती हैं इनके, वो भी जरूर सॉल्व करनी चाहिए, तभी आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है। देन कम्स जियोलाइट्स। जियोलाइट्स एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है सिलिकेट्स की और खासकर ये कैटलिस्ट के रूप में भी काम में आते हैं।
तो एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स। तो ये नेटवर्क होता है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट्स। एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं ये। फ्रेमवर्क जो होता है AlOSi बॉन्ड्स का होता है। Cations such as sodium ion, potassium ion, calcium ion balance the negative charge. Examples are feldspar, zeolites. Zeolites are widely used as a catalyst in petrochemical industry. और खासकर ये ZSN5, it is a very famous zeolite which is used for converting the alcohols directly into gasoline. Gasoline is a very common fuel used in the Western countries. पेट्रोल कार वार चलाने के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने में भी ये काम आता है आयन एक्सचेंज मेथड्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है AlOSi फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं ये बेसिकली जियोलाइट्स which have the small pores on the surface and that acts as a catalyst। कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं ये। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस भी बोलते हैं इनको। नाउ हो गया ये NCERT, एक बार पढ़ें इस चैप्टर से। क्वेश्चंस जो आते हैं वो कई बार डाइबोरेन के ऊपर, बोरिक एसिड के ऊपर, ये जो पढ़ाया इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत विशेष अलग से नहीं आते। जैसे एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इज पी पाई सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड कौन बनाता है? टिन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन छोटा साइज होने की वजह से आसानी से ये C डबल बॉन्ड C बड़ी आसानी से बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी बड़ी आसानी से बनाता है। कैटिनेशन एबिलिटी होने की वजह से भी देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पॉसिबल, और उसके लिए हमारे पास एक अलग केमिस्ट्री है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The correct order of catenation is, आ गया कैटिनेशन क्वेश्चन। कार्बन इज द मोस्ट कैटिनेटिंग, साइज के बेसिस पर छोटे एटम्स ज्यादा कैटिनेट करते हैं, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। सो दिस इज हाउ वी से कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स एबिलिटी ऑफ द एटम टू अटैच विद अदर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। एक और जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। द CC बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन ग्रेफाइट, डायमंड, C60 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, सभी फुलरीन्स में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं। ग्रेफाइट में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, डायमंड में sp3 है। यहां S कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। S कैरेक्टर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो डायमंड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। CC बॉन्ड लेंथ in diamond 1.54 angstrom है, which is largest among all the allotropes of carbon. Another question, C60 an allotrope of carbon contains 16 hexagons and 12 pentagons, नहीं 20 hexagons and 12 pentagons। yes, जेई ने ये भी पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क, आजकल तो इतने सारे पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ पे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसलिए NCERT पढ़ें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बच्चों ये था कार्बन एंड बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13 एंड 14 ऑफ द P ब्लॉक। लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। NCERT पढ़ें और उससे काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। पढ़ते रहें, सीखते रहें, अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, मेहनत करते रहें। दैट्स इट फॉर नाउ।